हाय गाइस, कैसे हो बेटा? मस्त हो? चलो बाबू, देखिए लेसन 1 हम लोगों का समाप्त हो चुका है फिजिक्स का। अब आते हैं सेकेंड लेसन में, और सेकेंड लेसन में हम लोग बात करेंगे गॉस का प्रमेय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है गॉस का प्रमेय, और साथ ही साथ गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसमें बात करेंगे। तो गॉस के प्रमेय का हम लोगों का आज का जो वीडियो होगा वो पहला वीडियो होगा, और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, यानी एरिया वेक्टर क्या होता है, उसके बाद घन कोण क्या होता है यानी सॉलिड एंगल क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। और साथ ही साथ आप लोगों को इसी लेक्चर में बताएंगे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, और इन तीनों पर आधारित यानी कि गॉस का प्रमेय जो है और सॉलिड एंगल, इन सबसे संबंधित आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देंगे। और इस लेक्चर में ये भी हम लोग जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इस पर मस्त मस्त न्यूमेरिकल लेकर के आए आप लोगों को। आज लेक्चर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलते हैं, हेडिंग लगाते हैं एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश। चलिए बाबू, चलिए क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर, AREA वेक्टर। सर एरिया वेक्टर चालू हो गया। हाँ देखो, एरिया वेक्टर, एरिया क्या होता है? तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन आज उससे संबंधित एक वेक्टर आ गया है जिसका नाम हो गया एरिया वेक्टर। और इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा को बताना। ओके, चलो बाबू देखिए फिर से सुन लेंगे। एरिया वेक्टर का काम होता है कि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा को बताना कि उसकी दिशा किस तरफ है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, तो मान लेते हैं कि कोई सरफेस है, ये सरफेस है और इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है ना? तो अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल तो ये पूरा हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है, समतल क्षेत्रफल भी हो सकता है। तो उसके क्षेत्रफल की दिशा को बताना है। ठीक है ना? जैसे ये देखिए, ये पृष्ठ हो गया, मतलब ये वक्र पृष्ठ है। तो इसके दिशा की बात करेंगे तो इस बिंदु पर दिशा इस साइड में होगा। अगर इसी को हम इस तरफ घुमा देंगे तो दिशा इस साइड में हो जाएगा। इस बिंदु पर दिशा ऊपर की ओर, यहाँ पर दिशा पूछेंगे तो इस साइड में। यानी किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर उसके क्षेत्रफल की दिशा अलग अलग होती है, और इसी दिशा को बताने के लिए आया है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश का जो परिमाण होता है वो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है, लेकिन दिशाओं को बताने के लिए आया है क्षेत्रफल सदिश। ठीक है ना? चलिए लिखते हैं इसका डेफिनेशन। क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश है, क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश है जो किसी बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित किया जाता है। क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर ए से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परिमाण
किसका परिमाण? तो क्षेत्रफल सदिश का। इसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मजा आ रहा है बाबू? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है। ओके, तो आनंद लो इस लेक्चर का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलो बाबू देखिए, मान लेते हैं कि यह हमारे पास कोई पृष्ठ है। ओके सर, हम मान लिए कि पृष्ठ है। हाँ, चलिए अब आगे बात करते हैं। इस पृष्ठ पर एक छोटा सा भाग ले रहे हैं, ये वाला, जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना डी है। तो इस पॉइंट पर क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ होगी? तो इस तरफ, ऐसे डी है। अगर इसी की बात करेंगे यहाँ पर तो बाहर की ओर, उसके उस तरफ वाला अंदर की ओर, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ। तो अलग अलग बिंदुओं पर क्षेत्रफल की दिशा अलग अलग है। ये गोला है तब, गोलीय पृष्ठ है तब, लेकिन कोई घन है या फिर घनाभ है तो उसके एक फलक यानी वो समतल हो जाएगा, तो उसके प्रत्येक फलक की जो दिशा होगी वो अलग अलग होती है। देखिए जैसे यहाँ पे इसकी बात कर ले तो इसमें भी क्षेत्रफल की दिशा होगी। देखिए यह आपके पास घन है या फिर घन आप ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए। तो इसमें कितने फलक होंगे बाबू? तो 6 फलक। एक देखिए इसकी दिशा ऊपर की ओर, इसकी दिशा नीचे की ओर, इसकी उस साइड में, इसकी इस साइड में, एक फ्रंट वाला है तो एक बैक वाला। 6 पृष्ठ है और 6 की दिशाएं अलग अलग हैं, ठीक है ना। अब एक बात और याद रखिएगा कि अगर कोई क्लोज सरफेस है यानी कोई बंद पृष्ठ है तो उसके क्षेत्रफल की दिशा सदैव बाहर की ओर ली जाती है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट करके, नोट में, बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा सदैव बाहर की ओर, बाहर की ओर ली जाती है, बाहर की ओर ली जाती है, ठीक है ना बाबू। कोई चीज़ अगर एकदम क्लोज है ऐसे तो उसके प्रत्येक बिंदु की जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो बाहर की ओर, ऐसे इस साइड में, इस साइड में, अप डाउन, ऐसे इधर हर जगह होता है ना। तो सदैव बाहर की ओर होता है। हो गया। चलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर छोटा सा क्षेत्रफल रहेगा तो डी ए, पूरा क्षेत्रफल ए है तो ए। ये क्षेत्रफल सदिश, ये ऐसा सदिश होता है जो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। हो गया बाबू? चलिए नोट कीजिए इसको। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। मिटाएं इसको। हाँ सर, मिटा दीजिए। चलिए देखिए तो आगे, अब हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं कि घन कोण क्या होता है। घन कोण, सर जी घन वो जो हथौड़ा वाला होता है? नहीं बाबू, घन कोण की बात करना है। ये पूरक राशियाँ होती है, एक होता है घन कोण, एक होता है कोण। 2 प्रकार की पूरक राशियाँ। तो हम लोग घन कोण की बात करने वाले हैं। चलिए हेडिंग लगाते हैं, घन कोण। घन कोण मतलब कि सॉलिड एंगल, SOLID, सॉलिड एंगल, ठीक है। देखिए बाबू घन कोण क्या होता है? तो अगर कोई गोलीय पृष्ठ है, कोई गोलीय पृष्ठ है, उसके छोटे से खंड के द्वारा, ये गोला और इस पर एक छोटा सा खंड काटेंगे, उस छोटे से खंड के द्वारा उस गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है वही कोण कहलाता है घन कोण। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इस प्रकार से हो गया, कोई गोला है
और इस पर हम लोग एक छोटा सा क्षेत्रफल काट लिए जिसका मान लेते हैं कितना है, तो डी ए है। अब इस डी ए क्षेत्रफल की वजह से इसके केंद्र पर जितना कोण बनता है वही कोण कहलाता है आपका घन कोण। ये घन कोण, और घन कोण को प्रदर्शित किया जाता है ओमेगा से, लेकिन छोटा सा क्षेत्रफल लिए है डी ए, तो इसको प्रदर्शित करेंगे डी ओमेगा से। ओके बाबू, हाँ, छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा जो कोण बनता है वो कहलाता है घन कोण। छोटा सा भाग घन कोण कहलाता है। एरिया छोटा सा, कोण छोटा सा। टोटल कोण कितना होता है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। 4 पाई होता है, वो प्रूव भी करेंगे कि कैसे आ गया 4 पाई। ये हो गया। मान लेते हैं इसका रेडियस जो है वो आर है। ओके, ये जो गोला है उसका रेडियस आर और सेंटर ओ है, ठीक है ना। तब इसको लिखे या फिर डायरेक्ट फार्मूला पर चलें? देखिए बाबू, लिख लेते हैं। किसी गोले के छोटे से खंड के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा, ये ओमेगा का सिंबल हो गया, कोष्टक में लिखते हैं ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बाबू, तो देखिए ओमेगा का मान कितना होता है, यानी घन कोण बराबर घन कोण ओमेगा बराबर होता है एरिया अपान त्रिज्या का वर्ग। ये होता है। अब छोटे से एरिया के द्वारा जितना घन कोण बनेगा उसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं डी ए क्षेत्रफल यानी अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा बराबर, ठीक है, घन कोण डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए अपान आर स्क्वायर, जहाँ ए क्या है तो पृष्ठ यानी गोले का वक्र पृष्ठ। ओके, आर क्या है तो रेडियस, ए जहाँ ए क्या है तो ए है बाबू आपका गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा आर क्या है तो गोले की त्रिज्या। अब बात कर लेते हैं कि संपूर्ण गोले के द्वारा, संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर कितना घन कोण बनता है। ओके, देखिए संपूर्ण घन कोण जो बनता है वो 4 पाई होता है। अब प्रूफ करके देखते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ से संपूर्ण गोले के केंद्र पर बना घन कोण सही है। अब घन कोण देखिए, पूरा का पूरा घन कोण निकालना है। हो गया, तो पहले छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा देख लेते हैं। छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा कितना घन कोण बना, तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। पूरा चाहिए तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो समाकलन डी ओमेगा बराबर
dA/r², इसका भी समाकलन। अब जो क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी वो बाहर निकल जाती है, सही है। तो डी ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा बराबर, आर तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये गोला है और गोले की त्रिज्या क्या होती है तो समान होती है, तो ये फिक्स है। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। चलें आगे देखिए, तो 1/r² बाहर हो जाएगा, समाकलन dA। अब dA का समाकलन कितना हो जाएगा तो a हो जाएगा, यानी ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/r² इंटू a। अब a आप लोगों को बताएं कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सही है। तो ज़रा देखिए, तो ओमेगा बराबर 1/r² और a गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr², r² से r² कट गया, ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा तो 4π। ओके बाबू, इसको याद रखिएगा, है ना। जबकि किसी बिंदु पर कोण का जो पूरा का पूरा मान होता है वो होता है 2π, लेकिन घन कोण का मान होता है 4π। इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, ठीक है ना बाबू। कोण का मात्रक होता है रेडियन, तो ओमेगा बराबर 4π स्टेरेडियन, स्टेरेडियन हो गया। चलिए बनाइए, इसको नोट कीजिए, बहुत मज़ा आ रहा है। कहीं पे कटा तो नहीं ना वीडियो? हाँ सही है, राइटिंग एकदम सही है, कटा नहीं है। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर एकदम दिखाई दे रहा है। चलिए बाबू बनाइए इसको। तो अब आते हैं हम लोग बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, सही है। चलिए, तो हम लोग जान गए कि घन कोण क्या होता है। कोई गोला है, उसके छोटे से भाग के द्वारा जितना कोण बनेगा वही कोण कहलाता है घन कोण। शंकु वाला देखे ना, शंकु, ये शंकु ऐसे होता है, ऐसे। तो ये जो पूरा का पूरा कोण बन रहा है चारों तरफ से, ये इस प्रकार से, वो कहलाता है घन कोण। जबकि इस प्रकार से देखेंगे ये वाला कोण तो केवल कोण कहलाएगा, घन कोण नहीं। घन कोण किसी पृष्ठ के द्वारा बनता है पूरा इस प्रकार से, तो घन कोण कहलाता है। किसी बिंदु पर या फिर किसी गोले के केंद्र पर संपूर्ण घन कोण का मान कितना होता है तो 4 ओमेगा होता है। ओके बाबू, चलिए मिटाते हैं इसको। अब आते हैं लेकर के वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लिए हैं, उसको कराएंगे, फिर आ जाएंगे लेकर के गॉस का प्रमेय। बहुत मज़ा आएगा, सवाल एकदम मस्त मस्त लेकर के आए हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए इसको मिटाते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलिए अब हेडिंग लगाते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, ओके। वैद्युत फ्लक्स या फिर विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में जानना है, यही ना। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो बाबू, इसका जो सिंबल होता है ना वो होता है φE, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, φE। अब देखिए ये क्या होता है, ये बताता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, जो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत होकर के गुजरती है। हो गया। ये किसको बताती है तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बताती है। अगर कोई पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पृष्ठ से लंबवत होकर के गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ज़रूरत पड़ी, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है वो भी आगे है। देखिए फार्मूले की अगर बात करेंगे तो ये होता है EA cos थीटा, जहाँ पर थीटा जो है एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण होता है, ठीक है ना बाबू। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो लिखते हैं इसको, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत
क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके बाबू, हाँ सर, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, संबद्ध मतलब उससे रिलेटेड। अब आगे इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, अब बात आती है कि वैद्युत फ्लक्स सदिश है कि अदिश। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ओके, हाँ, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो एक अदिश राशि है। ये किसको बताता है? तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, लंबवत ऐसे नहीं, मक्खन लगाने वाला नहीं, एकदम लंबवत ऐसे। ये मक्खन लगा रहा है, नो, मक्खन लगाने वाले का कोई ज़रूरत नहीं है। लंबवत होकर के गुजरेगा तब उससे फ्लक्स निकलेगा। अगर लंबवत नहीं है तो नहीं है। अभी फार्मूला आगे दिखा रहे हैं। चलिए, हो गया इतना। चलो बाबू देखो, अब आगे यहाँ पर एक पृष्ठ लेते हैं। ये हमारे पास एक पृष्ठ है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं कि इस तरफ है, हो गया ऐसे। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया, और इसके क्षेत्रफल की दिशा इस साइड में, ये यहाँ पर ए बोल दें। इस प्रकार से ये कोई पृष्ठ ऐसे देखिए, ऐसे ये पृष्ठ हो गया, और वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से जा रही है, ऐसे जा करके ऐसे चली गई है, इधर से ऐसे। और इसके क्षेत्रफल की दिशा इस साइड में, ये दिखाई दे रहा है। इनके बीच का कोण कितना? तो मानते हैं थीटा है। एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच का कोण थीटा है। तो अब जरा देखिए, डेफिनेशन से आते हैं। डेफिनेशन बोल रहा है कि किसी पृष्ठ से लंबवत होकर के गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा। ओके, तो देखिए ये लंबवत नहीं जा रही है। पृष्ठ के लंबवत तब जाएगी जब इस प्रकार से जाएगी। तो अभी तो ये फिलहाल इस तरफ जा रही है, इस तरह से नीचे। तो इसके लंबवत वाला कंपोनेंट लेंगे। देखिए ये सदिश है, इसके दो भाग, एक तो इस तरफ जाएगा और एक इसके नीचे जाएगा। दो होते हैं। देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इस तरफ जाता है, एक इस तरफ। यहाँ पर थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए, इस साइड वाले को कहेंगे ई कॉस थीटा, और यही इस पृष्ठ के लंबवत जा रहा है। जबकि एक भाग हो जाएगा इस तरफ, और इसका नाम हो जाएगा ई साइन थीटा। जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस होता है, जिसके साथ थीटा नहीं होता है वो होता है साइन। अब आप लोग समझ गए, ये पृष्ठ हो गया, इस प्रकार से ये पृष्ठ, और इस प्रकार से ये जा रहा है, तो लंबवत जा रहा है, ठीक है ना। तो लंबवत होकर के गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, लंबवत होकर के गुजरने वाली, कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। यानी वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटू ए। अब इसको हम लोग अच्छे से सजा कर लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, और ये है फाई ई।
ओके, जहाँ थीटा किनके बीच का कोण है तो एरिया वेक्टर ए तथा ई। अब जरा देखो बाबू, ई ए कॉस थीटा, हम लोग सदिश वेक्टर पढ़ चुके हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा के स्थान पे ई ए कॉस थीटा है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिखा जा रहा है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई डॉट ए। यह आप कहोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि सदिश राशि है, यह आप कहोगे एरिया वेक्टर जो कि सदिश राशि है, जबकि वैद्युत फ्लक्स जो है अदिश राशि है, इसलिए इस पर वेक्टर नहीं लगा। तो ये हो गया आपका सदिश रूप, सदिश रूप। यहाँ पर थीटा को बता दें कि थीटा किनके बीच का कोण है, तो थीटा जो है एरिया वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है, कोण है। हो गया। अब बात कर लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। देखिए मात्रक, अगर मान लीजिए मात्रक नहीं याद है तो कैसे, इसका जो मात्रक होगा वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और एरिया आ गया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। आकाश थीटा का कोई मात्रक नहीं, यानी इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। या एक और होता है, इस एक और की बात करते हैं तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, हाँ, इंटू क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कट जाएगा तो वोल्ट मीटर, तो एक और मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है। अब चलिए इसको सांकेतिक रूप में लिखना चाहते हैं तो न्यूटन का हो जाएगा यन, मीटर का मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर अपन सी, यहाँ पर आएंगे तो भी, वोल्ट का भी हो गया और मीटर का एम, भी एम हो गया। अब अगर आगे बात करना चाहते हैं तो इसके बीमीय सूत्र की बात कर सकते हैं। जरा देखिए बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र वैसे ये 11th का है, यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। तो न्यूटन यानी बल, बल का बीमीय सूत्र mL/T⁻²। ओके, बल का तो याद होना चाहिए बाबू आप लोगों को, mL/T⁻²। यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर का क्या हो जाएगा L स्क्वायर, और नीचे है कूलाम। कूलाम जो है आपका, जो कूलाम है Q, ये आपका मूल राशि नहीं है, जबकि बीमीय सूत्र हमेशा लिखा जाता है मूल राशि में। तो Q बराबर होता है I/T। अब I का होता है A, T का हो जाएगा कैपिटल T, यानी Q का जो है बीमीय सूत्र हो जाएगा, यानी आवेश का बीमीय सूत्र AT। अब इसको लेकर चलते हैं ऊपर, तो फाइनली हो जाएगा mL3 T⁻³ और A⁻⁻1। तो ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र। ओके, बनाइए जरा, साफ साफ आ रहा है? हाँ सर, एकदम क्लियर आ रहा है। ओके बाबू, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स एक ऐसी राशि होती है जो किसी पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। और वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो फाई ई से। यह एक अदिश राशि होता है और इसका फार्मूला फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इक्वल टू फाई ई। थीटा किनके बीच का कोण है, तो एरिया वेक्टर ए तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच का कोण है। इसका मात्रक आप लोग देख रहे हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, जबकि एक और मात्रक लिखा गया वोल्ट मीटर। हो गया। बीमीय सूत्र mL3 और T⁻³ A⁻1, इस प्रकार से हो गया। अब आते हैं इस पर सवाल लेकर के, मिटाएं इसको बाबू। हाँ सर, चलिए देखिए जरा, तो इसको मिटाते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है तो
वीडियो लाइक करो। हाँ सर लाइक कर दिए। चलो बाबू बच्चों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए। हो गया। चलिए इस पे सवाल देखते हैं कुछ। हाँ ठीक है ना, पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल की बात करेंगे तो पहला सवाल है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में पृष्ठ वेक्टर A बराबर 10j रखने पर पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ओके चलिए, यानी E बराबर दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ओके, तथा क्षेत्रफल दिया है वेक्टर A बराबर 10j कैप। हो गया। तो गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ये पहला सवाल है। ठीक है ना बाबू। चलिए देखिए, अभी इस सवाल को लगाने से पहले आप लोगों को बता दें कि वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स दो ही प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और दूसरा होता है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। ओके, तो सर हम लोग कैसे पहचानें कि धनात्मक वैद्युत फ्लक्स है कि ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। ठीक है ना। तो देखिए, अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है तब ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है, और जब वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से बाहर निकल रही है तब उसे कहते हैं धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। जरा यहाँ पे समझते हैं। ओके, ये इस प्रकार से कोई पृष्ठ है, ठीक है ना बाबू। चलिए, यह हमारे पास कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ में से वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी और बाहर भी निकलेगी। चलिए ये जरा देखिए, तो ये कोई पृष्ठ है, इसमें से कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं इस प्रकार से। ओके, अब ये वैद्युत बल रेखाएं इसमें से प्रवेश कर रही हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है बाबू, आप बताइए कि किस तरफ से निकल रही है और किस तरफ से अंदर प्रवेश कर रही है। तो ये तो कोई भी बता देगा सर, ये नॉर्मल सी बात होगी, इधर से प्रवेश करेगा इधर से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इस तरफ वाला जो फ्लक्स होगा वो ऋणात्मक फ्लक्स होगा और इस तरफ वाला धनात्मक। अभी दिखाएंगे कैसे। इस तरफ वाला क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स हो गया। इस साइड वाला हो जाएगा धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो उस तरफ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो ऋणात्मक, अगर बाहर निकल रहे हैं तो धनात्मक। चलिए अब समझते हैं इसको। हम लोग फार्मूला जान चुके हैं कि फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, यही होता है। अब जरा समझिए, ये पृष्ठ था, ये पृष्ठ है, अब इधर से जा रही है अंदर और इधर से बाहर निकल रही है। तो जरा देखिए, अगर ये बाहर निकल रही है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा इस साइड में और वैद्युत बल रेखा भी इसी दिशा में जा रही है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, तो दोनों की दिशा एक ही साइड में होगा, तो बीच का कोण 0। देखिए ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर, जैसे ये इधर जा रहा है और ये इधर, यानी वैद्युत बल रेखा इस साइड में जा रही है। अगर एरिया इस साइड में होता तो बीच का कोण बनता, लेकिन ये भी इधर जा रहा है तो ये कोण नीचे आ जाएगा, यानी फाइनली कितना हो जाएगा, तो 0। तो मिलेगा क्या, ई ए कास 0। कास 0 डिग्री का मान होता है 1, है ना, कास 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई ए गुणे 1 बराबर हो जाएगा ई ए। तो फाई ई बराबर आ जाएगा आपका ई ए, यानी इस तरफ का जो फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए, जो कि एक धनात्मक वैद्युत फ्लक्स है। इस साइड की बात करते हैं तो ये पृष्ठ था, ये पृष्ठ हो गया। अच्छा देखिए, एक क्षेत्रफल तो इस तरफ हो गया, दूसरा क्षेत्रफल इस साइड में हो गया। वैद्युत बल रेखा किधर जा रही है, इस तरफ से इस तरफ, यानी इसकी दिशा इस
वैद्युत बल रेखा की दिशा इस साइड में होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, ये इधर हो गया। जबकि इस पृष्ठ को देखेंगे तो इसके क्षेत्रफल की दिशा हमारी तरफ, ये ऐसे, ये इस तरफ है, यानी इसके क्षेत्रफल की दिशा तो इस तरफ है। तो बीच का कोण कितना बन जाएगा 180 डिग्री। और cos 180 का मान तो यहाँ पर रख लेते हैं, फाई ई बराबर ई ए cos 180, जबकि cos 180 का मान होता है -1, तो ई ए गुणे -1, ओके। अब -1 का गुणा कर देंगे तो -EA आ जाएगा, यानी इस साइड का जो फ्लक्स आएगा वो फाई ई बराबर हो जाएगा -EA, ओके। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि वैद्युत फ्लक्स जो है दो प्रकार का हो जाता है, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। जब भी वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हो तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, जबकि बाहर निकल रही हो तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। जल्दी नोट कीजिए इसको, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, जो सवाल आप लोगों को बोले हैं। सवाल देखिए बाबू, यहाँ पे है E बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और A बराबर दे रखा है 10j कैप, ओके। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन कर दें इसका, E बराबर इतना हो गया, ये इतना। पहले इसको मिटा दें, चलिए मिटा दीजिए, इसको मिटा ही लेते हैं, तब सवाल के बारे में बताएंगे, ओके। चलिए ज़रा देखिए, तो ये सवाल है हमारे पास। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ये दिया, फ्लक्स पूछ रहा है, तो फाई ई बराबर कितना हो गया, तो ई ए कॉस थीटा, यही ना होता है। लेकिन हमारे पास थीटा नहीं है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं सदिश रूप में, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब ज़रा देखिए, तो ई का मान कितना है, तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट एरिया वेक्टर का मान 10j कैप, ये है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट, इसको लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 10j कैप अब प्लस 0k कैप, ओके। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं किस प्रकार से होता है, i का i में, j का j में, k का k में। तो 2 सुनाई में 0 प्लस 4 दहे में 40 प्लस 7 का गुणा कर देंगे 0 में तो 0, यानी फाइनली कितना आ जाएगा, तो 40। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या फिर वोल्ट मीटर, सही है, ओके। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर नहीं, वोल्ट मीटर। वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, तो आप लोगों को पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये पहला सवाल था, ओके बाबू, बनाइए जल्दी। चलिए बन गया, हाँ सर बन गया। तो पहला सवाल तो इस प्रकार से हो गया। अब दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल जरा देखिए, बोल रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 गुणे 10 की घात 3 i कैप न्यूटन प्रति कूलम में, आगे बोल रहा है एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार समतल YZ तल के समांतर स्थित है। किस तल के समांतर, तो YZ। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। फिर आगे क्वेश्चन बढ़ा रहा है, यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तब कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो ये रहा सवाल दूसरा। चलें सॉल्यूशन देखें। चलिए इसको मिटा लें पहले, उसके बाद सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यानी वैद्युत क्षेत्र जो है वो E बराबर दे रखा है। चलिए बाबू देखिए, तो E बराबर दे रखा है 5 गुणे 10 की घात 3 i कैप न्यूटन प्रति कूलम, इतना दे रखा है। में 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तल स्थित है जो कि YZ के समांतर स्थित है, ओके। तो चलिए जरा देखिए, तो ये x अक्ष, ये y और ये z, x y z, ये 3 तल हो गए, 3 अक्ष हो गए, ओके। चलिए YZ तल की बात कर लेते थे, इस प्रकार से हो जाएगा, ये एक तल हो गया, ओके, ऐसे ये तल,
इस प्रकार से। एक्स अक्ष की दिशा में कौन है, तो यहाँ पर आई कैप लगा है और हम लोग जानते हैं कि आई कैप एक्स अक्ष की दिशा को बताता है, जे कैप वाई अक्ष की दिशा को, जबकि के कैप जेड अक्ष की दिशा को बताता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक्स अक्ष की दिशा में है, तो E बराबर 5 × 10⁻³ आई कैप, यानी एक्स अक्ष की दिशा में हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। अब जरा बात करते हैं, ये तल यहाँ पर है तो इस तल के जो है समांतर है, तो जरा देखिए ये इस प्रकार से है, तो इसके समांतर अगर यहाँ पे रखेंगे कोई तल तो इसकी भी तो दिशा इधर ही रह जाएगी। हाँ, यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा किस तरफ, तो इस तरफ, ये हो जाएगा। इसके समांतर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, इस तल के समांतर, ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। अब इसके क्षेत्रफल की दिशा बात करेंगे तो इस साइड में, आप इसी पे भी काम चला सकते हैं। ये हो गया आपका क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ हो गया, यानी ए हो गया। अब ये वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी 10 × 10। अब जरा देखिए ये सेंटीमीटर में है दोनों के दोनों, हाँ, अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बदलिए मीटर स्क्वायर में, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10⁻4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 × 10⁻4, अब किस में हो गया, तो मीटर स्क्वायर में। इसको हल कर देंगे 10⁻² मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान निकल करके आ गया एरिया। ई का मान दे रखा है, फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स φE बराबर EA cos थीटा हो गया। ई का मान कितना है, तो 5 × 10⁻³ आई कैप बता दिया है किस दिशा में है। अब गुणे ए का मान हो जाएगा तो 10⁻³ गुणे cos थीटा, दोनों की दिशा समान है तो cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 होता है, तो इसको हल कर देंगे तो ये कट जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो φE बराबर आ गया 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। हो गया 5, सही है ना। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मिस्टेक हो गया बाबू, एरिया जो है ना 10⁻² है, तो ये हो जाएगा -2। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। इसी में दूसरा स्थिति दे रखा है, ये तो पहले स्थिति की बात हो गई। ओके, दूसरा स्थिति में देखिए बोला है कि जब तल जो है वो एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका है। ये जरा देखिए, ये ऐसे हो गया एक्स अक्ष की दिशा, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये वाई और ये जेड। गौर से देखिएगा, ये हमारा तल है, ये हाथ जो है ना वो तल है। तो पहले हम लोग ऐसे रखे थे, लेकिन बाद में ये इस प्रकार से झुक गया है। तो कितना डिग्री झुक गया, 30 डिग्री पे है। एक्स अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। अच्छा, अगर ये तल इस प्रकार से है, इसको यहाँ पे फंसा लें, इस प्रकार से तल इस प्रकार से, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किस साइड में हो जाएगी, तो इसे लंबवत बाहर की ओर, तो यानी क्षेत्रफल की दिशा तो इस साइड में हो जाएगी। जरा देखो, ये है इसके क्षेत्रफल की दिशा से, बीच का कोण कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, ऐसे फिर ऐसे 90 डिग्री होता है। सदैव क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्षेत्रफल की दिशा के लंबवत होती है, ऐसे क्षेत्रफल। तो जब ये झुकेगा 30 डिग्री पे, तो ये भी तो इधर चला जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा कोण 90 डिग्री, जिसमें से ये इतना 30, तो बाकी कितना बच गया 60 डिग्री। अब क्षेत्रफल की दिशा इस साइड में हो गया, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई एक्स अक्ष की ही दिशा में है, 5 × 10⁻³ इतना है। तो अब जरा देखिए, आप लोगों को बताया कि φE बराबर होता है EA cos थीटा, और थीटा जो होता है वो एरिया वेक्टर तथा ई के बीच का कोण होता है। तो इस समय कितना दिखाई दे रहा है, तो 60 डिग्री। ई का मान हो गया 5 × 10⁻³ हो गया।
गुणे ए का मान हो गया 10 की घाते -2 की +2, यहाँ पे तो -2 और गुणे काश हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और काश 60 अंश का मान होता है 1/2, तो इसको अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 50 गुणे 1/2, काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो दूसरे वाले स्थिति में हो गया 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, जबकि पहले वाले स्थिति में आ गया था 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ओके, तो दोनों दशाओं में हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकाल लिए। ओके बाबू, बनाइए। चलिए, ये फाई है, फाई, ये सभी के सभी फाई। ओके, वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो फाई से। चलिए बनाइए जरा। हो गया? चलो बाबू, जब हो गया तो आते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है, पहले इसको मिटा लें उसके बाद। हो गया? चलिए जरा देखिए तो तीसरा सवाल और भी अच्छा है। 2 सवाल आप लोगों को बता दिए वैद्युत फ्लक्स पर आधारित। ओके, चलिए तीसरे सवाल की अगर बात करें तो तीसरा सवाल बोल रहा है एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है। यह 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ओके, चलिए बाबू देखिए, इस बार हम लोगों के पास जो प्लेट है वो वृत्ताकार प्लेट है। मान लेते हैं क्षेत्रफल, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा इस साइड में, किसी साइड में ले सकते हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड में, और एक प्लेट है वो वृत्ताकार है, ऐसे इस प्रकार से प्लेट है। ये प्लेट इस प्रकार से हो गया ना। इसका रेडियस दे रखा है, r बराबर है 0.1 मीटर, शायद है, देख लेते हैं। हाँ, 0.1 मीटर, जबकि E का मान दिया है 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब जरा देखो, इसको उठा करके इस प्रकार से, ऐसे उठा करके ऐसे लेकर के अगर इस प्रकार से घुमा देंगे, मान लीजिए ये हो गया वृत्त, अब इसको लेकर के चलना है ऐसे, तो अभी फिलहाल देखेंगे तो ये 90 डिग्री पर है, जबकि बोला कि इसका जो तल है वो इसके साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ है, यानी इस प्रकार से इसका जो तल है वो 30 डिग्री पर झुका है। अब 30 डिग्री पर ऐसे झुकाएंगे, पहले ऐसे था तो इस दिशा में था, 30 डिग्री झुकाएंगे तो फिर नीचे आ जाएगा, यानी इसके एरिया का जो कोण हो जाएगा ई के साथ वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। काम खत्म, बस यही था आपका। इसका त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या हम लोग बना दिए 0.1, वो दिया ही है। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, और ये वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे हम लोग प्रदर्शित कर दें। पाई का मान आप लोग जानते हैं 3.14, r का मान दिया है 0.1 का वर्ग, सही है। तो 3.14 गुणे 0.01, इतना हो गया एरिया। अब आते हैं डायरेक्टली इस पर, चले बाबू चलिए। तो वैद्युत फ्लक्स की बात कर लेते हैं। फाई ई बराबर ई ए कॉस कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। ई का मान 10 की घाते 4, ए का मान यहाँ पे निकल गया 3.14 गुणे 0.01। आगे बात कर लेते हैं, का 60 अंश का मान 1/2। चले आगे, चलिए तो ये हो जाएगा 10 की घाते 4 गुणे 314/10 कि 100 गुणे 1/, हो जाएगा 100। दशमलव के स्थान पे देखिए 0.01 है, तो इसके स्थान पे 1 लिखते हैं, बाकी जो अंक रहता है उतना 0। अब देखिए 1 2 3 4 0 से 4 0 कैंसिल, यहाँ से बच गया आप गुणे 1/2 छूट रहा है ये हो जाएगा 314/2, भाग दे देंगे तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, तो 157। ओके,
इसको आप लिख सकते हैं 1.57 गुणे 10 के घाते 2। फ्लक्स का मात्रक जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो फाई ई का मान फाइनली आ गया 1.57 गुणे 10 के घाते +2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, चलिए बनाइए इसको। हाँ, वीडियो क्लियर आ रहा है? एकदम क्लियर आ रहा है सर। तो इसको बना लीजिए। हो गया बाबू? चलिए, तो 3 सवाल आप लोगों को करा दिए वैद्युत फ्लक्स पर आधारित। हो गया? चलो मिटाएं इसको। अब हम लोगों को डिस्कस करना बाकी है कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। ओके, गॉस का प्रमेय बताने के बाद उसका प्रूफ देखेंगे और उस पर मस्त मस्त सवाल लेकर के आए। ओके, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसके लिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलेंगे अगले लेक्चर में गॉस के प्रमेय के साथ। ओके बाबू, सो आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए आप लोग। गुड बाय, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।